ओके ध्यान दो, चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ ध्यान दो। तो हमने ऑलरेडी इसका एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये सेकंड लेक्चर है, ध्यान देते रहो। थोड़ा बहुत रिकैप मारते हैं। याद है तुमको ट्रांजिशन एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर ट्रांजिशन और दूसरा नाम है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ना, इनर ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं हम। तो ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। 14 याद है कलर के बारे में पढ़ रहे थे, कलर। लास्ट क्वेश्चन था डी डी ट्रांजिशन, ऐसा ना, ऐसा कुछ ट्रांजिशन हो सकता। चलो उसके बारे में देखते हैं। इजी है, समझो आज हमारा डी ब्लॉक खत्म हो जाता है, एक लेक्चर और लगेगा, एफ ब्लॉक भी खत्म। मतलब तुम्हारा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, वो मेरे पास 10 दिन आराम से खत्म करने के लिए। ऐसा पी ब्लॉक वाला 16, 17, 18 आराम से हो जाएगा तुम्हारा पोर्शन। हाँ जो भी है, ये 6 दिन में हो जाएगा, 9 दिन में नहीं लगेगा उसको। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। बराबर, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके पास क्या रहता है? कलर। क्यों रहता है तुमको मालूम है? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है। बराबर, अब क्यों आता है कलर? उस दिन तुमको सिखाया था 4 पॉइंट ना, डी डी ट्रांजिशन समाया बताया था ना उसमें। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्यों आता है कलर। बराबर, कलर क्यों आता है वो देखते हैं। चलो सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, क्या है? सब पढ़ो, तुम्हारा काम है, पढ़ो जल्दी फटाफट। अ सब्सटेंस अपीयर्ड कलर इफ इट एब्जॉर्ब्स अ पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट। रुक जाओ रुक जाओ, अगर कोई सब्सटेंस कलर्ड है या फिर कोई भी सब्सटेंस कलर दिखा रहा है, तो एक ही रीजन है कि वो कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया है। समझा? समझा मैं क्या बोल रहा है? अगर कोई चीज लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ही वो कलर दिखाता है। अंधेरे में एक ऑब्जेक्ट को रखो, तुमको दिखेगा कलर उसका? क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है वो। समझो लॉजिक क्या है? कोई भी चीज लाइट एब्जॉर्ब किया तो ही वो कलर दिखाएगा, नहीं तो कलर नहीं दिखाएगा। अब सिर्फ एब्जॉर्ब करना है इतना काफी नहीं है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो साथ में लाइट को ट्रांसमिट भी करता है। तो ना एक एब्जॉर्प्शन रहता है, एक रहता है रिफ्लेक्शन, एक होता है ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन मतलब खुद ले लिया, समझा? रिफ्लेक्शन मतलब लेके दे दिया ऐसा। बराबर, ट्रांसमिट मतलब लिया और अपने अंदर से ट्रांसमिट कर दिया ऐसा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा है? समझा? तो कोई भी चीज अगर कलर दिखाता है, इसका मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, मतलब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। चलो आगे पढ़ते हैं, कहां तक पढ़ते हैं? हाँ ये ना, आगे द कलर पढ़ो। कलर कौन सा दिखना चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है? पढ़ो। द कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब वो कौन सा वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कलर क्या है उसका। समझ में आया पॉइंट मैंने क्या बताया यहाँ पे? कोई भी सब्सटेंस कलर सिर्फ तब दिखाता है जब वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और वो कौन सा कलर दिखाएगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो कौन सा वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। वेवलेंथ तुम्हारा लैम्डा ना, वेवलेंथ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सा लाइट का होता है स्पेक्ट्रम में? रेड। सबसे कम वॉयलेट, वॉयलेट ना, विबज्योर वॉयलेट होता है ना। आगे सेकंड पढ़ो, क्या है? द आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। बराबर, समझा? जो आयनिक कंपाउंड मिलेगा या फिर जो दूसरा कौन सा पढ़ा आपने? कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड रहेगा उसमें, कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा उसमें। उसके पास मोस्टली क्या मिलता है तुमको? कलर। वो हमेशा क्या होता है? मोस्टली कलर। आगे पढ़ो, क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर। देखो ये डी ऑर्बिटल मेन रिस्पॉन्सिबल है वो कलर वलर आने के लिए। समझा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है कि डी ऑर्बिटल में? अरे तुमको कराया था ना मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें डी ब्लॉक का डी ऑर्बिटल बहुत बार लेके आया था मैंने। डी अगर पेयर्ड रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कलर नहीं दिखाएगा। अगर डी वाला ऑर्बिटल में सबका सब इलेक्ट्रॉन जोड़ी में है तो कलर नहीं दिखेगा। अगर डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा, कलर आएगा। समझा क्या है? समझा कलर कभी आता है कंपाउंड में जब डी ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड। पेयर्ड में क्या आएगा? पेयर्ड में कलर नहीं आता है। समझा? पेयर्ड में कलर नहीं आता है। ओके चलो देखते हैं कहां तक थे फिर हम लोग ये ना। हाँ रीजन समझा? रीजन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल में क्या रहता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड बोला क्या वहां पे? क्योंकि पेयर्ड रहेगा तो कलर आएगा ही नहीं। समझा? अनपेयर्ड रहेगा तो ही कलर आएगा। आगे देखते हैं, यहां तक पढ़े ना, इन द डी ऑर्बिटल। आगे पढ़ो। व्हेन द एटम्स आर फ्री और आइसोलेटेड द 5 डी ऑर्बिटल रहता है ना। अरे 5 बॉक्स बनाया था ना मैंने, 5 डी ऑर्बिटल क्या करता है? आर डी जनरेट का मतलब होता है सबके पास एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहां से इलेक्ट्रॉन याद है पेयरिंग के टाइम पे पीछे जाता है, ऐसा क्यों जा पाता है? क्योंकि एनर्जी सेम है, तभी तो यहां वहां जा सकता है वो। जब एनर्जी अलग अलग रहेगा तो नहीं जंप कर सकता। समझा? रीजन क्या है? पॉइंट नंबर 2 में आयनिक या फिर कोवैलेंट जो भी कंपाउंड रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, उसके पास कलर रहता है। रीजन है इलेक्ट्रॉन। कहां पे इलेक्ट्रॉन? 5 डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वही रीजन है। समझा? और वो सब जितना भी 5 का 5 डी ऑर्बिटल कैसा है? डीजेनरेट ना, जिसका मतलब क्या है? अरे मतलब पूछ रहे, कुछ बता रहे हैं। डीजेनरेट मतलब उसके पास एनर्जी सेम है। बराबर, और कलर इसलिए आता है क्योंकि उसमें रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये रीजन था। आगे चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। पढ़ो नेक्स्ट क्या है? इन कॉम्प्लेक्स मालूम है ना? कॉम्प्लेक्स साइन पढ़ाया था। इधर ध्यान दे, मोबाइल वगैरह यहाँ पे ध्यान दो, रख दो बाबा, वो इधर ध्यान दे। अभी पढ़ो क्या है?
इन कॉम्प्लेक्स मेटल्स आयन आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट। रुक जाओ, सॉल्वेंट मतलब मालूम है जो ज्यादा की कम ज्यादा, सेंट्रल मेटल एटम एक ही रहता है लेकिन लिगैंड्स तो वो सॉल्वेंट जैसा काम करेगा ना, तो लिगैंड्स मतलब सॉल्वेंट है, समझ लो। एक बार फिर से पढ़ते, पढ़ो। मेटल आयंस आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और आ गया ना नाम, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को लिगैंड बोलते हैं बराबर। आगे, the surrounding molecule affects the energy of d orbital and their energy are no longer same। समझा? देखो अभी क्या इसका मतलब क्या, सुनो। पहले तक हमने क्या देखा था, जो d ऑर्बिटल है d जनरेट रहता है बराबर, d जनरेट रहता है मतलब ऑलमोस्ट सबका एनर्जी सेम सेम है, पांचों का d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम सेम रहेगा, सिमिलर बोल सकते हैं बराबर। लेकिन जैसे ही आके लिगैंड से अटैच हुआ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ डी ऑर्बिटल, किसका देखते हैं हम लोग, लिगैंड्स का देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का देखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का देखते हैं। डी ऑर्बिटल जो बनाया था मैंने, कोबाल्ट का बनाया था ना, मोस्टली निकल का बनाया था मैंने, याद है ना। वो डी ऑर्बिटल किसका रहता है, सेंट्रल मेटल एटम का रहता है बराबर। उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना यहाँ वहाँ बराबर ना, मतलब उसमें एनर्जी पहले सेम था, ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन जैसे आके लिगैंड अटैच हुआ बराबर, लिगैंड्स की वजह से अब जो एनर्जी रहेगा डी ऑर्बिटल का वो नो लॉन्गर सेम। समझा? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है ना, वहां पढ़ाया था तुमको मैंने बराबर ना, मालूम है ना, वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे, फिर वो टाइम पे हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। एक बार फिर से पढ़ते, पढ़ो क्या है। इन कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस आर सराउंडेड बाय सॉलिड मॉलिक्यूल्स, और लिगैंड द सराउंडिंग मॉलिक्यूल इफेक्ट करता है, जो आजू बाजू का इफेक्ट कर देगा डी ऑर्बिटल की एनर्जी। द सराउंडिंग मॉलिक्यूल इफेक्ट्स द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल एंड देयर एनर्जी आर नो लॉन्गर सेम। समझा? अब सेम एनर्जी नहीं मिलेगा तुमको, पहले सेम मिल रहा था ना डी ऑर्बिटल 5 का 5 एनर्जी। समझा? बोलो, समझ में आया क्या क्या हुआ अभी तक? देखो अभी तक इतना पॉइंट क्लियर हुआ है कि कोई भी कंपाउंड के पास कलर, देखिए कोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड के पास कलर किसकी वजह से आता है, उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझा? और उसमें वो अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे मेन चीज कहां पे होना चाहिए, डी ऑर्बिटल में, जो होता कैसा है, डी जनरेट, मतलब एनर्जी जिसका सेम सेम रहता है, ऐसा बोल सकते हैं बराबर। फिर हमने देखा कि एनर्जी सेम रहता है, लेकिन जैसे लिगैंड्स आया वहां पे तो एनर्जी अलग हो जाएगा, अभी एनर्जी अलग हो जाएगा, तो समझा लिगैंड्स इफेक्ट करता है वहां पे बराबर, लिगैंड्स इफेक्ट करता है। आगे आगे प्रिंसिपल देखो, तुमको 4 टाइप का क्वांटम नंबर पढ़ाया था मैंने 11th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होता है बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिखाता था तुमको मैंने बराबर ना। तो इसमें से हाँ हम लोग किधर थे, हाँ प्रिंसिपल बराबर। डी जो ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ही रहेगा ना, पढ़ते मालूम पड़ेगा, ये ध्यान दो, इधर बात मत करो बीच में, पढ़ो क्या। As the principal quantum number of d orbital, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ना, इसके लिए तुमको वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आना चाहिए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने पहले लिया, याद है ना वो सब, तो ही तुमको समझेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे समझा, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका सेम सेम रहता है बताओ, वो डी ऑर्बिटल, जो 5 डी ऑर्बिटल रहता है उसका सेम सेम रहता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम सेम है तो एनर्जी भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एनर्जी गैप रहेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जंप मारता है। हाँ किधर तक थे, ये आर सेम, आगे बढ़ो। The amount of energy required for transition of electron from one d orbital to another d orbital is quite small। देखो पहले जो था, पहले d orbital बराबर, उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगता था बराबर, क्योंकि सबका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम सेम था। लेकिन जैसे ही लिगैंड्स आया सामने, उसने वो डी ऑर्बिटल की एनर्जी को चेंज कर दिया। अभी अब सेम सेम एनर्जी है, थोड़ा बहुत एनर्जी गैप आएगा। एनर्जी गैप है मतलब एक जगह से, एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को पीछे जाने का है, तो उसको उतना एनर्जी चाहिए ना, फिर इसके लिए थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। अभी पहले लगता था क्या, पहले अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम देख रहे हैं तो सिर्फ उसको देखेंगे तो वहाँ पे एनर्जी का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे लिगैंड्स आएगा वो एनर्जी चेंज कर देगा। समझा? पूरे डी ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज, थोड़ा बहुत एनर्जी गैप आ जाता है वहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन को जंप मारने का है तो थोड़ा एनर्जी तुमको उसको देना पड़ेगा, क्वाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझा पॉइंट क्या है यहाँ पे, डी से डी में ट्रांजिशन ना, डी ट्रांजिशन, ऐसा आएगा आगे। चलो पढ़ते हैं आगे। 5th पॉइंट, द स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड। अब देखो इधर एक पॉइंट सुनो, डी ऑर्बिटल पहले था बराबर, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन था, कलर आने का चांसेस था, डी ऑर्बिटल डी जनरेट है, मतलब ऑलमोस्ट एनर्जी सेम सेम है। जैसे लिगैंड्स आया क्या हो गया, दो डी जनरेट नहीं है अब ऑर्बिटल तुम्हारा, अब उसमें थोड़ा अमाउंट का एनर्जी का डिफरेंस है वहां पे। अब अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को जंप कराने का तो तुमको थोड़ा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा कहाँ से, लाइट से आएगा बराबर। बताया ना, कोई भी चीज कलर सिर्फ तब दिखाता है जब वो लाइट के सामने आएगा, तो ना, तो जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ही कलर दिखाएगा। तो जो थोड़ा सा दिख रहा है क्वाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लग रहा था इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, वो कौन देगा, लाइट, विजिबल लाइट दे देगा वहां पे। समझा? पढ़ते मालूम पड़ेगा, पढ़ो। द स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन इज अवेलेबल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, मतलब लाइट, रेडिएशन मतलब लाइट बराबर, रेडिएशन हैविंग सर्टेन वेवलेंथ फॉर विजिबल रीजन। समझा? ठीक है ना, रिमेनिंग लाइट इज ट्रांसमिटेड।
दिख रहा है, एंड द ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ द कंपाउंड करस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट। इसका मतलब बता दो एकदम डिटेल में, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। देखो एकदम सिंपल वे में, इलेक्ट्रॉन को एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाने का है, अभी थोड़ा एनर्जी लगेगा कि अपने आप जाएगा डायरेक्ट, एनर्जी लगेगा। वो एनर्जी कहां से मिलेगा? लाइट, लाइट मतलब रेडिएशन, बराबर, लाइट रेडिएशन से मिलेगा, और स्पेसिफिक वेवलेंथ का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, बराबर। अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो विजिबल लाइट मत समझना, विबज्योर क्या है? विजिबल रीजन है, इसके पीछे बहुत सारा है ना, अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे, वो सब नहीं, कहां से लेगा? वो विजिबल रीजन से एनर्जी लेगा, बराबर। और क्या करेगा, उसमें जो बच गया उसके पास उसको क्या कर देगा? ट्रांसमिट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? अरे जो हमारे पास जो भी कंपाउंड जो कलर दिखाने वाला है वो क्या करेगा? पहले तो विजिबल लाइट के सामने आएगा और एनर्जी लेगा उससे, बराबर। जैसे उसने एनर्जी लिया, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का अपने पास रखेगा, बाकी ट्रांसमिट कर दिया। जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर तुमको देखने मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका उल्टा कलर तुमको देखने मिलेगा। उल्टा समझ में आता है तो बताओ, देखो तुम्हारे टेस्ट में एक डायग्राम है तो समझेगा। एक बार जरा फिर से पढ़ो, मैं जो बोला वो समझा क्या? पहले बोलो समझ के बताओ एक बार फिर से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने के लिए अब एनर्जी लगेगा, थोड़ा ही एनर्जी लगेगा। वो थोड़ा एनर्जी कौन देगा? विजिबल लाइट। विजिबल रीजन से हम लोग वो लाइट का वेवलेंथ पर्टिकुलर एब्जॉर्ब करेंगे, बराबर, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसमें जो काम का है वो रखेंगे, बाकी सब ट्रांसमिट कर देते हैं, बराबर। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? हाँ, और जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है क्या वही कलर दिखेगा क्या? जो भी देखो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे ना, जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया जाएगा वो कलर नहीं दिखेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। बताऊंगा तुम्हारे टेस्ट में डायग्राम में क्या रहता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। याद रखो, जो भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया जाएगा कंपाउंड के वजह से, वो कलर नहीं दिखने मिलेगा तुमको, उसका अपोजिट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर तुमको देखने मिलेगा, बराबर। एक लास्ट पढ़ो क्या है, द आयंस हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे कॉपर Cu+ में टिटेनियम +4, कॉपर प्लस 3d10, भूल गए? क्रोमियम और कॉपर अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, भूल गए लगता। क्यों होता है 3d10, क्यों दिखाता है वो? मतलब 3d10 क्यों बनता है? स्टेबिलिटी के लिए ना। 3d9 रहता तो उतना स्टेबल नहीं रहता जितना 3d10 रहेगा। 3d10 मतलब D का D ऑर्बिटल पूरा का पूरा कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है ना, मैं पढ़ाया था तुमको। तो 3d10 ज्यादा स्टेबल है, बराबर। क्या टिटेनियम जरूरी थोड़ी है उसमें, अपन तो 3D सीरीज तो पढ़ा खाली, और नीचे थोड़ी पढ़ा है, मोस्टली अपने सिलेबस में सिर्फ 3D दिया है बस। हाँ, तो कॉपर में कितना आता है? 3d10। टिटेनियम +4 में कितना आता है? 3d0, बराबर। एक मिनट, ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? कलर्स ना, कलर, तो 3d0, बराबर। तो ये दिख रहा है 3d0 इसमें, और ये 3d10, बराबर। इसमें देखो बताओ, 3d10 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कैसा इलेक्ट्रॉन है? सबका सब पैड। कलर दिखाएगा? ये नहीं दिखाएगा, बराबर। ये नहीं है, ये भी नहीं दिखाएगा। अरे बोले सर डी में नहीं है, बाकी तो कलर किसके से आता है? इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में उसकी वजह से आता है कलर, समझा क्या? तो इसके पास तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसके पास कलर नहीं आएगा। देखो ऊपर वही पॉइंट देखा, द आयंस हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कलरलेस। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा कंपाउंड कलर दिखाएगा? जिसके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही दिखाता है। जिसके पास डी ऑर्बिटल में पेयर्ड है या फिर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो नहीं दिखा सकता है कलर। याद रहेगा, कॉपर प्लस Cu+ और टिटेनियम +4 दोनों याद रखो, ये कलर नहीं दिखाता। यही दो ही चीज हमारे सिलेबस में दिया है। अब जरा आओ तुम्हारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 173 में आओ। मिला 173 में? एक डायग्राम दिया देखो कलर का, वहां पे मिला क्या? हाँ, अब वहां पे जो कलर दिख रहा है, थोड़ा मैं पढ़ता है तो तुमको समझेगा। उधर देखो तुमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिया हुआ है एकदम क्लियर। पढ़ू? देखो उधर देखो दिया टेबल 8.8 एंडलेस कलर्स ऑफ 3D ट्रांजिशन मेटल आयंस। मिला? देखो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, बराबर। अब ये ना वो डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो कलर है वो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यहाँ पे कहीं तो देखने मिलेगा, कहीं मिला क्या तुमको डायमेट्रिकली अपोजिट कलर ऐसा कुछ पॉइंट? नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। दिख रहा है, अगर वो रेड कलर का एब्जॉर्ब करता है कलर तो ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो रेड। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है? अरे डायमेट्रिकली अपोजिट देखो ना, अगर वो येलो एब्जॉर्ब करता है तो वॉयलेट दिखाई देगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो। समझ में आ रहा है कैसा है? देखो उधर थोड़ा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है क्या? उसके बारे में कुछ भी दिया नहीं है यहाँ पे वैसे। हाँ इधर नीचे लिखा है देखो ना, दैट मीन्स, देखो नेक्स्ट वाले पेज साइड लेफ्ट वाले पेज में 172 के एकदम नीचे देखो, दैट मीन्स इफ रेड लाइट इज एब्जॉर्ब देन द ट्रांसमिटेड लाइट कंटेन्स एक्सेस ऑफ अदर कलर्स इन स्पेक्ट्रम, इन पर्टिकुलर ब्लू, द कंपाउंड अपीयर्स ब्लू।
सो द कंपाउंड आगे दिया द आयंस हैविंग अ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस। एक एग्जांपल में दिया है देखो ना वहां पे, दैट मीन्स इफ रेड लाइट इज एब्जॉर्ब, अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो टाइम पे इट एब्जॉर्ब देन द ट्रांसमिटेड लाइट कंटेन्स एक्सेस ऑफ अदर कलर इन स्पेक्ट्रम, इन पर्टिकुलर ब्लू द कंपाउंड अपीयर्स ब्लू। लगता है वो डायमेट्रिकली ऐसा है, देखो डायमेट्रिकली रेड रहेगा तो ब्लू, ऑरेंज रहेगा तो ग्रीन, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे ना। और कुछ देखो, कुछ थियरी वेरी देखो, कुछ दिया है क्या वहाँ पे थियरीज के बारे में? नहीं ना। डायमेट्रिकली अपोजिट साइड, तो रेड के लिए ब्लू, वॉयलेट के लिए येलो, ऑरेंज के लिए ग्रीन। रेड के लिए ग्रीन लिखा है क्या वहां पे? किधर? नहीं, रेड के लिए ग्रीन नहीं, देखो वॉयलेट के लिए, वॉयलेट के लिए येलो है। ये देखो वो कैसा है, डायमेट्रिकली अपोजिट, देखो डायमीटर के अलॉन्ग देखना पड़ेगा, बीच वाला लाइन डायमीटर है ना। हाँ, तो बीच वाले लाइन के एक साइड इधर रेड है तो उसके नीचे देखो वही साइड में क्या है, तो वैसा है बरा, रेड और ब्लू है, समझा। अब डायमीटर के ये साइड देखो क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए ग्रीन रहेगा, समझा। अरे समझाया क्या? फिर वो तो मतलब डायमीटर के लाइन के अलॉन्ग तुमको देखना पड़ेगा बराबर। तो डायमीटर एक लाइन ऐसा भी देखो, वहां पे वॉयलेट है तो वॉयलेट के लिए येलो दिखाई देगा। कुछ ज्यादा एग्जांपल तो नहीं दिया यहाँ पे, सिर्फ एक ही एग्जांपल यहाँ पे दिया है, बोला है कि रेड अगर एब्जॉर्ब करता है ना रेड, तो वो टाइम पे तुमको देखने मिलेगा ब्लू, बराबर। एग्जांपल ज्यादा हमारे पास नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है बराबर, उधर क्लियर एक स्टेटमेंट लिखा है। हाँ, डायमीटर लाइन देख, ऐसा डायमीटर लाइन, ऐसा ना डायमीटर लाइन क्या दिया दिया ही वैसा, मैं क्या कर सकते हैं वहां पे, क्लियर वैसे दिया, देखो लिखा है स्टेटमेंट में क्लियर, इफ रेड लाइट इज एब्जॉर्ब देन द ट्रांसमिटेड लाइट कंटेन्स एक्सेस ऑफ अदर कलर इन। इसके मैंने उसमें लिखा नहीं क्योंकि कंफ्यूज जाएंगे तुम लोग वहां पे, बराबर। इसके मैंने वाला पॉइंट वहां पे लिखा नहीं, खाली इतना याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मिलता है, बराबर। वो डायग्राम में हमको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं हमारे सिलेबस में, बराबर। सिर्फ एक बोला है कि रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो जो मैक्सिमम जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें मैक्सिमम करके तुमको क्या देखने मिलेगा वहां पे, ब्लू भी देखने मिलेगा, ऐसा बस, और कुछ दिया नहीं। इसके लिए मैंने वो पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं किया। खाली इतना याद रखो जो भी लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने मिलेगा, बस इतना है और कुछ नहीं, बराबर। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट। बात मत करो बीच में, पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। या ये कैटलिस्ट जैसा भी काम करता है, बराबर। आज का लेक्चर तुमको थोड़ा बहुत याद करना है, एकदम थियरी लेक्चर समझो, ऐसा है। जो ट्रांजिशन मेटल है ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी दिखाता है, मतलब ये एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है। अब कैसे करेगा चलो देखते हैं, पढ़ो क्या, दे आर प्रूवन टू बी गुड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। बड़ा इसको प्रूफ एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ा है कि वो ज्यादा करके अच्छा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। कैसे? बहुत सारा एग्जांपल लिखा हुआ है, पढ़ो क्या है, पढ़ो। This is partly because of their ability to participate in different oxidation reduction step of catalytic reaction। तुमको कैटलिस्ट के बारे में बहुत कुछ सिखाया भी ना, डी उसमें सिखाया था शायद, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे ही कैटलिस्ट डालते हैं वो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है ना, एक दूसरा अल्टरनेटिव पाथ देता है रिएक्शन को आगे जाने के लिए ना, ये सब पढ़ाया था। तो यार ये पॉइंट समझा क्या है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि जो तुम्हारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो ज्यादा करके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में प्रॉपर्ली काम पार्टिसिपेट कर लेता है बहुत इजीली, ऐसा। इसका एग्जांपल तो यहाँ पे, ये तो इधर तुमको एग्जांपल समझेगा, अभी तो जस्ट थ्योरी है। पढ़ो क्या है, एग्जांपल कुछ है तुम्हारा, कंपाउंड ऑफ Fe का बड़ा कोबाल्ट, निकल, पीडी मतलब क्या, पैलेडियम, प्लैटिनम, क्रोमियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन नंबर ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल दिया है, सब डी ब्लॉक के एलिमेंट ना, अरे सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बराबर। ज्यादा मोस्टली 3D का है, बराबर। आगे नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ो, इन होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन द मेटल आयन पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट इन हेट्रोजीनियस। देखो ये याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर होमोजीनियस कैटालिसिस का रिएक्शन है, होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन है, उस टाइम पे जो तुम्हारा कैटालिस्ट या फिर जो भी मेटल आयन है वो क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा, बराबर। और क्या बनाएगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये याद रखो, होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन में जो तुम लोग मेटल आयन यूज कर रहे हैं वो क्या बनाएगा, अनस्टेबल, बराबर, अनस्टेबल, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का रिएक्शन है उधर कुछ अलग ही होता है, पढ़ो। द मेटल प्रोवाइड सरफेस ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट, जैसे कि पैलेडियम होता है, प्लैटिनम ना, निकल करता है ना, निकल सरफेस देता है। ये अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे, याद है क्या, उधर प्लैटिनम लगाया था, प्लैटिनम शी में लगाया था ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, वो साइट प्रोवाइड करता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ना, रिएक्शन करने के लिए साइट प्रोवाइड करता है, बराबर। तो वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आ जाएगा। समझा ये पॉइंट, समझा मैं क्या बोला है। अगर होमोजीनियस कैटालिसिस का रिएक्शन है वो टाइम पे क्या होता है,
जो मेटल आयन है वो क्या बनाएगा? अरे ध्यान दो, वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का रिएक्शन है तो वो सरफेस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन होने के लिए। समझा? अब एग्जांपल देखते, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, देखते रहो, आगे पढ़ो। नेक्स्ट एग्जांपल समझा ना क्या है? अरे हम लोग डी ब्लॉक का आज हमने पढ़ा कलर के बारे में। तुमको समझ, दो मेन पॉइंट तो है। कलर किसके वजह से आता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में, बराबर। और डी ऑर्बिटल कैसा रहता है? डी जनरेट, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम से, जैसे लिगैंड्स आता है वो एनर्जी को थोड़ा बहुत वहां पे चेंज कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन को जंप मारने का है तो एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी कौन देगा? विजिबल लाइट से। जो भी लाइट का हम लोग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी कलर का लाइट रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का तुमको ऑब्जेक्ट देखने मिलेगा। सिंपल ये लॉजिक है। फिर कैटलिस्ट समझा यहाँ पे क्या है? बराबर, कैटलिस्ट का लॉजिक समझा क्या है? प्रूव किया गया है कि जो भी तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जैसा यूज कर सकते हैं। फिर आगे कुछ एग्जांपल दिया तुमको यहाँ पे। क्यू बताया ना मैं, क्यू बहुत इजीली वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप में कंज्यूम हो सकता है, पार्टिसिपेट कर लेता है। एग्जांपल तुम्हारे सामने बहुत सारा है। सबसे मेन पॉइंट, अगर होमोजीनियस कैटलिस्ट रहेगा तो क्या करता है वो मेटल आयन अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, बराबर। और अगर वही हेट्रोजीनियस है तो वो सरफेस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन होने के लिए। बस सिंपल है। चलो एग्जांपल देखते हैं। ये सब एग्जांपल एमसीक्यू में आने वाले हैं, एग्जांपल एमसीक्यू में आते हैं। पढ़ो क्या है, एक पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, बोले क्या है? एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन दैट आर कैटलाइज्ड बाय द ट्रांजिशन मेटल, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट। ध्यान दे रहे ना सब लोग? डी ब्लॉक के एलिमेंट। और दूसरा ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, मेटल कंपाउंड भी यूज हो सकता है। समझा? जैसे कि एमएन क्या है? मैंगनीज, डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। लेकिन MnO2 वो उसका कंपाउंड हुआ ना। समझा? इसको बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। समझा? और सिर्फ Mn रहेगा तो ट्रांजिशन मेटल मैंगनीज। समझा? सिंपल है। तो देखते हैं कुछ क्या 6 का 6 तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इसमें से बहुत सारा कंटेंट आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आता है। पढ़ो, पहला कैटलिस्ट क्या है? MnO2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर डीकंपोजिशन ऑफ KClO3। याद है? MnO2 याद रखो। MnO2 क्या है? कैटलिस्ट। कभी किसके लिए कैटलिस्ट यूज करेंगे? KClO3 का डीकंपोजिशन जब भी करते हैं तभी यूज करते हैं। कैटलिस्ट याद रखना पड़ेगा। सेकंड, जब भी हम लोग हेबर्स, तुमको भी मैंने वो पी ब्लॉक नहीं सिखाया ना, लगता है 11th में था, लगता है पी ब्लॉक 11th में तुमको था ना। ग्रुप 15 था, ग्रुप 15 में उधर हेबर्स प्रोसेस था, बराबर। उसमें अमोनिया प्रिपेयर करते थे, बराबर। उधर जब अमोनिया प्रिपेयर करते थे वहां पे हम लोग कैटलिस्ट यूज करते थे, मोलिब्डेनम या फिर आयरन। तुमको याद रहेगा ऐसा ऐसा उसका एक स्प्रिंग जैसा था, बराबर। यहाँ पे ऐसा जार में उसका ड्रॉप गिरता था अमोनिया का। हेबर्स प्रोसेस 11th में था, हेबर्स प्रोसेस पी ब्लॉक में, ग्रुप 15 में था, बराबर। तो पहला याद है कैटलिस्ट क्या है? बोलो। MnO2 किधर यूज करते हैं? डीकंपोजिशन ऑफ KClO3 उधर यूज करेंगे। दूसरा कैटलिस्ट है मोलिब्डेनम या फिर आयरन। ये कब यूज करते हैं? हेबर्स प्रोसेस में। क्या करता है हेबर्स प्रोसेस? क्या करता है? अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड है। समझा? आगे थर्ड, कोबाल्ट और थोरियम का एलॉय जो है ना, ये भी यूज करते हैं। फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, बराबर, इन सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल विजल सब अलग होएगा वहां पे। तो ये सब याद रखो। पहला बोलो कैटलिस्ट क्या था? MnO2। दूसरा मोलिब्डेनम स्लैश क्या होता है? आयरन भी यूज कर सकते। थर्ड कोबाल्ट थोरियम का एलॉय है, कोबाल्ट थोरियम एलॉय है। आगे ये तो बहुत बार यूज किया है। इथीन से इथेन बनाने का है तो उधर निकल यूज करते हैं हम लोग। और जब भी रैनी निकल या फिर निकल यूज करते हैं वो टाइम पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है, ये सब याद होना चाहिए। फाइनली डिवाइडेड निकल फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इथीन C2H2, बराबर, बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तोड़ के उधर सिंगल बॉन्ड बनाने का है। और CH3 बनाने का है तो हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन ऐड होने मतलब रिडक्शन हो रहा है, सिंपल लॉजिक है। तो फाइनली डिवाइडेड निकल फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ heated oxide in hydrogen is an extremely efficient catalyst in the hydrogenation of C2H6। मतलब क्या? हाँ, इथेन जब बनता है ना, इथेन, बराबर ना। या फिर तुम लोग C2 ऐसा बोल सकते हो, C2H4, शायद मैंने C2H2 बोल दिया लगता है। C2H4 जो रहता है इथीन ना, डबल बॉन्ड रहेगा ना वहां पे। C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड, C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, बराबर। हाँ, तो जब भी उसका हाइड्रोजनेशन करने का और तुमको इथेन बनाने का है तो उधर तुमको निकल यूज करना पड़ेगा। फाइनली डिवाइडेड निकल। 4 याद हुआ कैटलिस्ट। पहला बताओ MnO2, दूसरा मोलिब्डेनम और आयरन, तीसरा कोबाल्ट थोरियम अलॉय, फोर्थ फाइनली डिवाइडेड निकल, बराबर, याद रखो। चौथा है फाइनली डिवाइडेड निकल। आगे और भी है, देखो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है? प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। मालूम है एस्बेस्टॉस क्या रहता है? पतरा, पतरा लो, वो टीना का पतरा नहीं, चौल वगैरह में था, चौल, चौल देखा है? उधर व्हाइट कलर का जो पतरा रहता है, पतरा, एस्बेस्टॉस शीट बोलते हैं उसको ना, क्या बोलते हैं? हाँ, सीमेंट था, वो सीमेंट नहीं, एक्चुअल में होता है एस्बेस्टॉस, बराबर। समझा? याद रहे क्या है? तो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस ये भी आया क्या? बहुत देखो ना, ये पतरा चूना टाइप रहता ना,
वैसा रहता है उसका, रहेगा केमिकल कंपोजिशन, अभी इतना मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में। लेकिन प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? अरे अपना ही तुम्हारा चालू हो जाता है, यहाँ पे जरा ध्यान दो, पढ़ो पॉइंट पढ़ो क्या है। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक, जब इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ध्यान देना पीछे सागर ओरल होने वाला है, इसके लिए ध्यान देते रहने का, बराबर। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। वो टाइम पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीड, ये दिख रहा है ऑक्सीजन, जब इसका रिएक्शन होता है, बराबर, तो वो टाइम पे हम लोग एज अ कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। पांचवा कैटलिस्ट याद रहेगा, पहला बताओ MnO2, दूसरा मोलिब्डेनम और आयरन, थर्ड कोबाल्ट थोरियम एलॉय। देखो सिर्फ इतना नहीं याद होना चाहिए, किधर यूज करते हो भी याद होना चाहिए में। MnO2 किधर यूज करते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। सेकंड दूसरा क्या था? मोलिब्डेनम आयरन, कौन से प्रोसेस में? हेबर, इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तीसरा क्या था? कोबाल्ट थोरियम अलॉय, उसको किधर यूज करते हैं हम? सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन, बराबर, उधर यूज करते हैं। थोड़ा बहुत भी याद आएगा तो अपने मन से फ्रेम कर सकते हैं स्टेटमेंट बाद में। फिर फिफ्थ पॉइंट बताया इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, बराबर, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ क्या यूज करना पड़ता है? प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, बराबर, ये याद रखो। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ठीक है, स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम का जब रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए, वो टाइम पे आयरन और क्रोमियम यूज करते हैं, आयरन और क्रोमियम एज अ कैटलिस्ट। देखते हैं, पढ़ो क्या है, पढ़ो। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आर फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम एट 500 डिग्री सेल्सियस विथ एन FeCr कैटलिस्ट। सिक्स्थ कैटलिस्ट याद रहेगा, 6 कैटलिस्ट याद रहेगा। पहला MnO2, किधर? Decomposition of KClO3, second MO/Fe in Haber's process, that is manufacturing of ammonia, बराबर। थर्ड क्या देखा अपन ने? कोबाल्ट थोरियम अलॉय इन प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, बराबर ना, या फिर सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। फोर्थ फाइनली डिवाइडेड निकल, वही इन हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन ऑफ इथेन टू इथेन, या फिर एसिटिलीन, जो भी बोल सकता है, बराबर, एसिटिलीन टू इथेन ऐसा बोल सकते हैं। फिर पढ़ा हम लोग ने प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, ये किधर यूज करते हैं? इन सल्फ्यूरिक एसिड का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्रियल मेथड, वहां पे यूज करते हैं। और लास्ट में क्या बताया तुमको मैंने? आयरन क्रोमियम का एलॉय, सॉरी आयरन क्रोमियम कैटलिस्ट, ये किधर यूज करते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, याद है? दोनों, अरे वो रिएक्शन में होता है, रिएक्शन प्रैक्टिकल ऐसा। आयरन और क्रोमियम एलॉय, बराबर, समझा? याद रहेगा कैटलिस्ट, याद हो गया। चलो और क्या, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या है। ये तुमको डिफेक्ट लगता है सॉलिड स्टेट में, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अगर वो तुमको आता है तो तुमको बहुत इजी लगेगा समझने के लिए, बराबर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है ना, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, बहुत सारा डिफेक्ट होता है, बराबर। आगे देखिए, इधर ध्यान दो, पढ़ो क्या है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है देखते हैं, चलो पढ़ो क्या है। पहला पॉइंट, 3 ही पॉइंट है इसमें, पढ़ो। When small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in the interstitial space, ये समझ में आ गया रहेगा तुमको। इंटरस्टिशियल वॉइड याद पढ़ा है ना तुमने, उसमें थोड़ा छोटा मोटा जगह रहता है, उधर कोई दूसरा एटम आके जगह वो ले लेता है ना, वही है, वैसे ही इफेक्ट, वैसे डिफेक्ट है। तो जब छोटा एटम जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, बराबर, स्पेस कौन सा? आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस विथ एन क्रिस्टल लैटाइज, क्रिस्टल लैटाइज आ गया ना, मतलब वही सॉलिड स्टेट वाला ही लॉजिक है, बराबर। द कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। वो टाइम का जो भी कंपाउंड में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रहता है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, सिंपल, समझा? अरे पढ़ा है तुम लोगों ने, मालूम है ना ये। आगे पढ़ते, नेक्स्ट पढ़ो। जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटा छोटा एटम जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, बराबर, ऐसा नहीं कि जरूरी है छोटा छोटा हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कभी कभी बड़ा बड़ा कंपाउंड भी डायरेक्ट जगह ले लेता है वहां पे, जैसे कि क्या? समटाइम्स सल्फाइड्स जगह लेता है, ऑक्साइड्स होता है, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स आर आल्सो ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल लैटाइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, समझा? क्रिस्टल लैटाइज किसका है? ट्रांजिशन एलिमेंट। मालूम है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट, बराबर। 2 पॉइंट समझो तुम क्या बताया मैंने यहाँ पे, अरे समझाया क्या? बोलो। कभी कभी छोटे छोटे आइटम जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या करते हैं? स्पेस ले लेते, जगह ले लेते, ट्रैप हो जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं, बराबर। क्रिस्टल लैटाइज जो किसका होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट। जरूरी नहीं कि छोटा छोटा चीज ही, बहुत आगे जाके क्या मालूम पड़ेगा तुमको, सल्फाइड्स और ऑक्साइड भी जगह ले लेता है बीच में कोई भी, समझा क्या? आगे नहीं, लास्ट पढ़ो, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया। स्टील मानो, स्टील एक अलॉय है, आगे दूसरा क्या है? कास्ट आयरन, बराबर, ये भी होता है, कास्ट आयरन भी, बड़े बड़े मशीन कास्ट आयरन से बनते हैं। चलो पढ़ते हैं। स्टील एंड कास्ट आयरन आर एन एग्जांपल्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड आयरन, बराबर। कार्बन और आयरन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड का नाम याद रखो, क्या क्या है? स्टील और कास्ट आयरन। ये सब एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, बराबर।
स्टील और कास्ट आयरन किसका एग्जांपल है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का एग्जांपल है जिसमें आयरन और कार्बन है। बराबर, आगे देखते हैं। आगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कुछ जो प्रॉपर्टी वो थोड़ा एनहांस हो जाता है, जैसे कि मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी ऑफ आयरन इज रिड्यूस्ड व्हाइल इट्स टेनासिटी इंक्रीज। बराबर, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई गलत लिखा हुआ है, बराबर ये ना एक मैथमेटिकल टर्म है। बराबर, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसके बारे में तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं है। ऐसा होता है अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ये बहुत आगे तुम्हें पढ़ेंगे इसमें। जो भी एलिमेंट रहता है, जो भी कंपाउंड रहेगा बराबर, या फिर जो भी मेटल वगैरह रहेगा, उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बराबर करस्पॉन्डिंग टू द फोर्स इन एक्सटेंशन कर्व, इसका डिफाइन है एक्चुअल में ऐसा। बराबर, अभी तुम्हारे काम के लिए नहीं है वो चीज़। बराबर, अभी खाली याद रखो। बराबर, जैसे ही हम लोग ने कार्बन और आयरन का एलॉय बनाया या फिर जो भी ट्रांजिशन कंपाउंड बनाया, बराबर, तो वो टाइम पे क्या क्या होता है देखो, जैसे कि मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी, आयरन का क्या हो जाता है? रिड्यूस जाता है, लेकिन वो टाइम पे टेनासिटी क्या हो जाता है? इंक्रीज है। इसका डिफाइन रहेगा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस, बराबर करस्पॉन्डिंग टू द फोर्स इन एक्सटेंशन कर्व, ऐसा उसका डिफाइन है। बराबर, चलता है, चलो। हाँ, एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिक्स, जैसे लैम्बडा अपने पढ़ा डी के कांस्टेंट मैथमेटिकल टर्म होता है, वैसा समझा चीज क्या है? याद रहेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या क्या रहता है, क्या क्या होता है बताओ? इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कौन कौन जगह ऑक्यूपाई करता है? स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। बराबर, ट्रांजिशन मेटल का जो लेटाइस होता है उसमें जगह ले लेता है। सिर्फ यही नहीं, और दो चीज हमारे पास, सल्फाइड्स और ऑक्साइड भी ले लेता है। बराबर, समझा? जब भी ट्रांजिशन का जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा वो टाइम पे आयरन का जो प्रॉपर्टी जैसे कि मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी कम हो जाता है और टेनासिटी इंक्रीज हो जाता है। चलो पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का? प्रॉपर्टी सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना, ओरल में आना चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या क्या है? प्रॉपर्टी क्यों बनाया इंटरस्टिशियल कंपाउंड? देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी पढ़ो, दे आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बराबर, हार्ड रहता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे क्या है? देयर केमिकल प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द पैरेंट मेटल। बराबर, जिससे वो बना है उसका प्रॉपर्टी उसके पैरेंट मेटल से एकदम सेम से मिलेगा। याद रहेगा पॉइंट क्या है? हार्ड रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड बोलो, उसका केमिकल प्रॉपर्टी पैरेंट मेटल से मैच होता है, एग्जैक्ट। बराबर, आगे थर्ड, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई हो जाता है। बराबर, समझा? तो जहां पे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत रहेगा वहां पे ये यूज कर सकते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। आगे, देयर डेंसिटी इज लेस देन पैरेंट कंपाउंड। पैरेंट कंपाउंड से ज्यादा क्या रहता है? मेल्टिंग पॉइंट ना, मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन पैरेंट नहीं हो, प्योर है। बराबर, प्योर मेटल से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। बराबर, और पैरेंट मेटल से डेंसिटी कम रहता है। सब याद रखो ये सब पॉइंट। आगे फिफ्थ, कार्बाइड्स, हाँ ना, द मेटालिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट। तुमको केमिकली इनर्ट एक इलेक्ट्रोड सिखाया था मैंने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कौन सा था बताओ इलेक्ट्रोड? वो जो केमिकली, हाँ प्लैटिनम ना, इसके लिए हम लोग उसको इनर्ट, जब कहीं भी तो हमको इलेक्ट्रोड नहीं मिलता हम लोग डायरेक्ट प्लैटिनम डाल देते थे। इनर्ट मतलब वो जल्दी रिएक्शन नहीं दिखाता है, ऐसा। बराबर, तो मेटालिक जो भी कार्बाइड रहेगा ट्रांजिशन या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड से, बराबर, जो भी कार्बाइड बनेगा वो कैसा रहेगा? केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड। डायमंड जितना हार्ड हो सकता है। बराबर, आगे ये सिंपल सिंपल है, थियोरेटिकल पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं। आगे हाइड्राइड्स भी है। हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट मालूम है क्या रहता है? जो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज, बराबर ना, लेकिन सामने वाला क्या करके देगा? रिडक्शन कर, तभी तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ना। पढ़ाया तुमको रिडॉक्स रिएक्शन में 11th में मैंने। बराबर, तो ये पॉइंट सब याद है क्या? हार्ड रहता है, बोलो आगे, क्या मैं बोलूं? हार्ड और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, उसका केमिकल प्रॉपर्टी उसके पैरेंट मेटल से सिमिलर रहता है। थर्ड बताया मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से ज्यादा लेकिन पैरेंट मेटल से डेंसिटी कम। बराबर, फिर देखा उसका जो मेटालिक कार्बाइड है वो केमिकली इनर्ट रहता है और ज्यादा हार्ड रहेगा, डायमंड जितना हार्ड हो सकता है। बराबर, फिर पढ़ा अपन ने उसका जो हाइड्राइड्स है, ट्रांजिशन मेटल का जो भी हाइड्राइड्स है वो कैसा है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर, याद रहेगा ना ये सब चीज। चलो अब पढ़ते हैं ट्रांजिशन मेटल एलॉय। एलॉय तुमको मालूम ही रहेगा क्या रहता है? डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय बनाता है। ध्यान दे रहे क्या इधर सब लोग? हाँ, ट्रांजिशन मेटल क्या बनाता है? एलॉयज भी बनाएगा। अब देखते हैं कैसा एलॉय, तुमको मालूम है क्या रहता है? मालूम है ना, एलॉय बनने की वजह से कुछ कुछ प्रॉपर्टी एनहांस हो जाता है ना। बराबर, स्टील एक एलॉय है, ब्रास एक एलॉय है, ब्रोंज एक एलॉय है। मालूम है ना ये सब चीज तुमको? बराबर, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्या है? Transition metal forms alloy where atoms of one metal are distributed randomly on the lattice of another metal। समझ आ रहा है एलॉय बनता कैसे है? एक मेटल का लेटाइस रहेगा, ट्रांजिशन मेटल का लेटाइस रहेगा और उसमें हर एक जगह पे कोई दूसरा मेटल आके अपना जगह ले लेगा वहां पे।
समझ में आ रहा है क्या है? ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स एलॉय वेयर एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन द लेटाइस ऑफ अनदर मेटल। दो मेटल लगना चाहिए तभी तो बनता है ना एलॉय। आगे आगे बढ़ो। द मेटल विथ सिमिलर रेडियाई एंड सिमिलर प्रॉपर्टी रेडिली फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? जो देखो, जो मेटल जिसका प्रॉपर्टी भी सिमिलर है और रेडियाई भी वो बहुत जल्दी से एलॉय बना देता है, बहुत रेडिली। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको उसमें, जिसका एटॉमिक रेडियस और जिसका प्रॉपर्टी सेम है, बहुत जल्दी से एलॉय बना सकते हो लोग। समझा एलॉय क्या है? ट्रांजिशन एलॉय समझा? इसमें क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल का लेटाइस का एक पर्टिकुलर जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, बराबर। और ये मेटल देख रहे, यहाँ पे जो एलॉय बनेगा, एलॉय बनना इजी कब हो सकता है? जब उसका प्रॉपर्टी सिमिलर हो और एटॉमिक रेडियस, तो बहुत जल्दी से एलॉय बन सकता है। सिंपल पॉइंट है, समझा? ये ट्रांजिशन मेटल एलॉय है। अब एग्जांपल भी है, कुछ क्लासिफिकेशन है। दो टाइप का ट्रांजिशन मेटल एलॉय रहता है, ध्यान दे रहे सब लोग ना? संजय ध्यान दे रहा है? दो टाइप का ट्रांजिशन मेटल एलॉय रहता है, एक रहता है फेरस और दूसरा रहता है नॉन फेरस, बराबर? पढ़ते मालूम पड़ेगा, चलो पढ़ो क्या है। एलॉय आर क्लासिफाइड एज फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय। यही बताया ना तुमको मैंने, दो टाइप का एलॉय रहता है, एक फेरस रहता है, नाम में आ गया फेरस मतलब आयरन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगा उधर, और नॉन फेरस में कम रहेगा। सिंपल लॉजिक है। चलो पढ़ते हैं फेरस क्या है, पढ़ो। Ferrous alloys has atom of other element distributed randomly in the atom of iron। समझा? आयरन का जो भी लेटाइस रहेगा उसमें हर एक जगह पे आयरन रहेगा कि कोई दूसरा एलिमेंट आएगा? दूसरा। और मेन लेटाइस किसका है? आयरन। किसका परसेंटेज ज्यादा है? आयरन, इसके लिए फेरस बोलेंगे उसको। समझा? आगे कहां तक पहुंचते हैं? हाँ इधर कहां तक? इधर ना, हाँ एस से, एज परसेंटेज ऑफ आयरन इज मोर दे आर टर्म्ड एज फेरस एलॉय। एग्जांपल है तुम्हारे पास निकल स्टील, बराबर, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील तो सुना ही रहेगा, बराबर? जो ब्लेड्स यूज करते हैं बराबर शेविंग करने के टाइम पे, वो स्टेनलेस स्टील का ब्लेड रहता है, स्टेनलेस बोलते हैं उसको, बराबर? याद रहेगा? ये तो याद हो ही जाना चाहिए तुमको, बराबर? स्टेनलेस स्टील वाला सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है। निकल स्टील भी हो सकता है, क्रोमियम स्टील भी हो सकता है, याद रहेगा? बोलो, स्टील का मतलब खासियत क्या रहता है? जंग नहीं लगता है उसमें, बराबर ना? उसमें रस्ट नहीं लगता है जल्दी। समझा पॉइंट क्या है? बोलो, ठीक है। अब आते हैं नॉन फेरस। नॉन फेरस तुम्हारे सामने ही है। नॉन फेरस उसमें फेरस मतलब आयरन का क्वांटिटी कम रहेगा। देखते हैं, पढ़ो क्या है। नॉन फेरस एलॉयज आर फाउंड बाय मिक्सिंग एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल अदर देन, बताया ना, आयरन नहीं रहेगा वहां पे, कुछ अलग रहेगा, बराबर? विथ एन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, एक ट्रांजिशन एलिमेंट रहेगा लेकिन एफ रहेगा क्या? वो नहीं। और दूसरा कोई दूसरा रहेगा जो ट्रांजिशन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे एलॉय मतलब नहीं कि तुम डी ब्लॉक का दोनों एलिमेंट को मिक्स कर देंगे, समझा? एक डी ब्लॉक का एलिमेंट लो, बराबर, और दूसरा आयरन को छोड़ के लेकिन होना चाहिए, और दूसरा कोई दूसरा एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। समझा? एग्जांपल है ब्रास, किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का। समझा? एक ब्रोंज होता है, मालूम है ब्रोंज किसका एलॉय होता है? आना, ये सब आना चाहिए, 4th 5th में पढ़ा रहेगा तुमने ये सब। ब्रास किसका एलॉय रहता है? कॉपर और जिंक। ब्रोंज किसका रहता है? आना चाहिए तुमको, कॉपर और टिन, याद रखो। कॉपर और टिन का एलॉय मतलब ब्रोंज। दिया नहीं हमारे साथ, लेकिन फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद होना चाहिए। ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक, याद रहेगा। स्टील कैसे बनता है? स्टील किस इसका एलॉय है? आयरन, कॉपर, कॉपर रहता है क्या? आयरन, क्रोमियम, क्रोमियम रहता है, और बोलो निकल भी रहता है, बराबर? ये सब होता है उसमें। कार्बन भी लगता है, कार्बन भी लगता है इसमें, क्या? अच्छा बोले थे क्या? मैंने नहीं सुना शायद। ये सब याद होना चाहिए तुमको, एटलीस्ट दो तो याद ही रख लो। ब्रास याद रहेगा, कॉपर और जिंक, बराबर? ब्रोंज, कॉपर और टिन। स्टील भी है तुम्हारे पास, निकल स्टील, क्रोमियम स्टील ना, बराबर? स्टेनलेस स्टील भी है, याद रहेगा। अगर तुमको कोई पूछा कि फेरस एलॉय का एग्जांपल बताओ तो स्टेनलेस स्टील और निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, बराबर? नॉन फेरस एलॉय का एग्जांपल ब्रोंज, ब्रास, बराबर? समझा ना? याद रहेगा ना? आगे पढ़ो क्या है। फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय आर ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्ट, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सोचो ना, स्टेनलेस स्टील बहुत जगह पे लगता है, स्टेनलेस स्टील, बराबर है? अरे बराबर ना? समझा? ट्रांजिशन मेटल का एलॉय और कैसा कैसा दो टाइप का एलॉय याद रहेगा। कौन सा दो टाइप का बताओ? फेरस और नॉन फेरस। एग्जांपल भी तुमको याद है, निकल, निकल क्या?
निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, और इधर दूसरा ब्रास। ये सब याद रखो ना, आगे आते पढ़ते, ये बहुत इजी। खत्म हो गया डी ब्लॉक, यहाँ पे खत्म हो जाता है। सिर्फ एक लेक्चर में को और लगेगा, एफ ब्लॉक भी खत्म, समझा? सिर्फ तुम्हारे हाँ एक ही 3 ही लेक्चर का था, एक लेक्चर पहले ले लिया ना, एक आज है, एक कल ले लेगा, खत्म ये चैप्टर। सिर्फ तुम्हारा केमिस्ट्री 1 में सिर्फ एक चैप्टर बचता है, ग्रुप 16, 17, 18, शायद मैक्स में को 4 दिन लगेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता उसमें। हाँ उसमें बाकी न्यूमेरिकल ना, क्या हो गया ना, केमिकल काइनेटिक्स नींद में लगता है। पढ़ो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बराबर, डी ब्लॉक एलिमेंट का एक साथ पूरा का पूरा, डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया, खत्म। अब फिजिकल, केमिकल और डिफरेंस क्या है वही पढ़ते हैं, खत्म हो गया डी ब्लॉक। याद है डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से चालू होता है? पीरियड पूछ रहा है, 13 आता है, 7 ही तो पीरियड रहता है। कितना? फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन रहता है, सेकेंड भूल गए, खत्म होने आया। अच्छा सीरीज बताओ, कहाँ कौन से सीरीज से कौन सी सीरीज तक रहता है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D। 4 ही तो सिर्फ 12 कहाँ से जाएगा, 4 ही तो सीरीज रहता है वहाँ पे। कुछ भी नींद में तुम लोग नहीं पास हो पाएंगे ऐसा लग रहा है। ये सब पढ़ना, ये सब आना चाहिए। चैप्टर खत्म हो रहा है, तुमको सीरीज ही नहीं याद है अभी तक। पढ़ो चलो, मैं अपना काम तो खत्म कर देता है। पढ़ो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है? पहले फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लस्टरस एंड शाइन। लस्टरस मालूम नहीं तुमको, शाइनिंग प्रॉपर्टी तुमको ये सब पढ़ा हुआ 10th में, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी सब पढ़ा हुआ 10th में, कुछ नया चीज नहीं है। आगे दे आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी, हार्ड रहता और डेंसिटी ज्यादा रहेगा। आगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों हो रहा है सब हाई क्यों आ रहा है? सब मेटल्स रहते हैं ऑलमोस्ट, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ही रहेगा। बराबर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कॉपर आया, देखो ना कॉपर, कॉपर गुड, तांबा यही तो यूज करता हूं ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना, ऐसा। आगे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेलिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त रहता है बराबर, और मेलिबिलिटी भी सब ज्यादा है, और क्या सबका सब ज्यादा है इसमें। आगे कैन फॉर्म एलॉय विथ ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, बराबर ट्रांजिशन के साथ एलॉय बन सकता है। देखो यहाँ पे ब्रास, कॉपर आता है ना ट्रांजिशन में, डी ब्लॉक का एलिमेंट है कॉपर, और जिंक रहता है लेकिन उसको एज्यूम नहीं करते ना। बताओ ये पहले, ये तो फर्स्ट लेक्चर में सिखाया तुमको, जिंक को क्यों हम लोग कंसिडर नहीं करते डी ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि उसका डी ब्लॉक एलिमेंट जो डी ऑर्बिटल है वो फिल्ड रहता है, कंप्लीटली फिल्ड रहता है ना, बराबर। लास्ट डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसके लिए उसको एज्यूम। इसके साथ और एक कुछ था, जिंक के साथ और कुछ था, हाँ मर्क्यूरी था, बराबर है क्या? ये सब याद रखो, ये सब याद होना चाहिए था वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। मेनी पढ़ो, मेनी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब आता है? सिंगल नहीं बोलना चाहिए, गलत है भाषा ये। अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है, और जब पेड, हाफ जरूरी थोड़ी है ऐसा, और पेड रहेगा तो डायमैग्नेटिक, ये सब आना चाहिए तुमको, ठीक है। तो आगे लास्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल आर एफिशिएंट कैट, कितना देखा बताओ जरा? पहला कैटलिस्ट क्या था? MnO2, सेकेंड मोलिब्डेनम आयरन, थर्ड कोबाल्ट थोरियम का एलॉय था, फोर्थ निकल था, फिफ्थ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, सिक्स्थ आयरन क्रोमियम, FeCr, भूल गए क्या? FeCr, ये सब याद रखो। देखो कितना है, ये सब कैटलिस्ट याद कराते जा रहा है मैं तुमको इसके लिए। पढ़ते केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पढ़ो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्यों? खुद मेटल है, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिया खुद पॉजिटिव बन गया, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, बराबर। आगे दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, बहुत ज्यादा है। बताओ 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है? 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है? मैंगनीज, Mn। सबसे कम कौन दिखाता है? जिंक, लास्ट ना, जिंक। कॉपर तो 2 दिखाता है, +1 और +2 का, जिंक एक ही दिखाता है। पेज टर्न करके देख लो बराबर। आगे सेकंड पढ़ो क्या है? अरे सेकंड ही पढ़ा ना शायद आपने, हाँ ये वैलेंस तक पढ़ा। आगे पढ़ो फॉर्म्स, बताए कलर क्यों आता है? 3D में कौन सा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? अनपेयर्ड, बराबर, तो कलर आ जाएगा अपने आप। फिर और क्या देखा आपने? एंड कॉम्प्लेक्स, वही ना, कलर्ड सॉल्ट एंड कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ना, कलर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स साइन पढ़ा ना तुमको मैंने वहां पे। आगे दे आर गुड पहले पढ़ा रेड्यूसिंग एजेंट, हाई पावर, ज्यादा पावर रहता है रेड्यूसिंग एजेंट, इधर तो देखो पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट, 2 बार आ चुका है पॉइंट। आगे दे फॉर्म्स इनसोल्यूबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, वो इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बना सकता है और ऑक्साइड से बना सकता है, इनसोल्यूबल रहेगा बराबर। एग्जाम्पल कुछ पढ़ो क्या है? आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, जिंक आर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मेटल्स, समझा? बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बराबर।
कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन, एंजाइम जैसे भी काम कर सकता है। एंजाइम मालूम, एंजाइम का डिफाइन क्या है? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वैसा बराबर। क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है पढ़ो? डिफरेंस इन 3D 4D एंड 5D सीरीज। हमारे जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना, मोस्टली हमने 4D 5D तो पढ़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ 3D पढ़ा है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि रहेगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा चैप्टर। पढ़ते चलो, इतना तो मालूम पड़ क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत फर्क रहता है, ऑक्सीजन स्टेट में बहुत फर्क आएगा। पढ़ो, ऑल्दो मोस्ट प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिमिलर, द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो समझ आ रहा है क्या? फर्स्ट रो मतलब कौन सा सीरीज? 3D, हाँ, डिफर्स फ्रॉम second and third row in stabilization of higher oxidation state in their compound. higher oxidation state मालूम है? मैंगनीज का हायर मैक्स टू मैक्स ऑक्सीजन स्टेट कहां तक जाता है? +7 तक जाता है बरा। हायर ऑक्सीजन स्टेट में वहां पे स्टेबिलिटी दोनों में फर्क आ जाता है बरा। ग्रुप तुम्हारा रो 1 रो 2 रो 3 में अलग अलग हो जाएगा। एग्जांपल दिया है यहाँ पे कुछ, तो इससे पहले पॉइंट नंबर 3 पढ़ लो। क्या पढ़ो? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, जैसे कि +7 किसका? मैंगनीज। इन केस ऑफ थर्ड रो +8 होता है, इसका होता है ऑस्मियम का, होता है OS का, बराबर। ऑस्मियम +8 का ऑक्सीजन स्टेट भी दिखाता है, वो तुम्हारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं थे, लेकिन तुमको सिखाया ट्रिक कैसे करके देखते हैं, बराबर। वो ट्रिक से करके देखेंगे बराबर आएगा, बराबर। RU है, बराबर। क्या नाम है? नाम क्या है? रुदरफोर्डियम RF होता है, नहीं रूबी अलग होता है। वो देखो जरा RU देखो जरा, रूथियम ऐसा कुछ तो रहेगा, देखो हाँ, RU देखो, रुथिनियम, रुथिनियम देखो दिया, मिला क्या? बराबर। रुदरफोर्डियम अलग है, रुदरफोर्डियम देखो RF नीचे मिलेगा 104 पे, अलग क्या याद रहेगा? OS मतलब याद रहेगा, OS मतलब ऑस्मियम, ये उसका ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स O4 का ऑक्साइड्स, बराबर ना? समझा क्या क्या पढ़ा है मैं आज? तो ये तो थियरी था, वो ऐसा नहीं, वो समझाना है कम मेरा, बाकी तुमको तो पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड पॉइंट, MO मतलब क्या? मोलिब्डेनम। अरे क्या होता है? टंगस्टन, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसके लिए इसको बल्ब में यूज करते हैं। कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम, बराबर, और मैंगनीज। समझा? याद रहेगा जो जो मैं पढ़ाया तुमको ये। चलो एक बार रिकैप मार देखते हैं। फर्स्ट क्या क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड, बहुत ज्यादा टाइम लगाया उसमें पढ़ने के, वो याद ही है तुमको। कलर किसकी वजह से आता है? नहीं वो नहीं, एक सब्सटेंस कलर कब दिखाता है? जब वो नहीं, एक सब्सटेंस कलर तब दिखाएगा जब वो लाइट के सामने आएगा ना, जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो विजिबल लाइट के सामने नहीं आया और अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइट के सामने आना तो चाहिए ना, एनर्जी एब्जॉर्ब तो करना चाहिए, तब दिखाएगा। हाँ ये हो गया, तो सेकंड मेन पॉइंट है उसके पास होना चाहिए अनपेयर्ड d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, बराबर। d और वो जो ऑर्बिटल वो डीजनरेट रहता है, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है, लेकिन लिगैंड्स आने पे एनर्जी चेंज। अब जंप करने के लिए एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी कहां से आएगा? विजिबल लाइट से। जो भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे वही दिखता है कलर, नहीं उसका कॉम्प्लीमेंट कलर मिलेगा, बराबर। और थोड़ा एनर्जी ट्रांसमिट भी कर देते हैं ना, बराबर। याद रखना तुमको क्या है। लेकिन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि Cu+ और टिटेनियम +4, ये कलर नहीं दिखाता है। क्यों? इसके पास d ब्लॉक में देखो ना, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड वाला। देखो 3D10 मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, बराबर, और ये तो भाई नहीं वहां पे, बराबर। समझा? ये तो याद है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी याद है, ये भी याद है कैटलिस्ट प्रॉपर्टी क्यों आया था? कैटलिस्ट पूरा का पूरा कैटलिस्ट याद है, तुमको सिखा दिया ना कैटलिस्ट याद। चलो एक बार जरा बोलो, इसे याद ही होगा, समझो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। MnO2 किसके लिए? डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। सेकंड मोलिब्डेनम और आयरन इन हेबर्स प्रोसेस, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। फिर थर्ड क्या पढ़ाया था? कोबाल्ट थोरियम अलॉय, किधर? सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। फोर्थ निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल, कभी रिडक्शन ना, रिडक्शन करने के टाइम पे, या फिर हाइड्रोजिनेशन करना है, इथीन से एथेन, बराबर, या फिर एसिटिलीन से इथेन, ऐसा बोल सकते हैं अल्कीन अल्काइन से अल्केन, सबसे बेस्ट, बराबर। फिर हाँ ये ना प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, सल्फ्यूरिक एसिड जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते तभी, बराबर। फिर ये पढ़ा अपन है आयरन क्रोमियम, ये कभी यूज करते जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करने करेगा तो, याद है, बराबर। फिर तुमको पढ़ा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, बड़ा नहीं, इसमें एक इंटरस्टिशियल लेटाइस रहेगा या फिर लेटाइस रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट का, उसमें अलग अलग जगह पे कोई दूसरा एटम आ सकता है, छोटा एटम आ सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, बराबर। कुछ सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं, पढ़ा है तुमको। फिर उसका ये प्रॉपर्टी वगैरह पर देखा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है,
बराबर। पैरेंट मेटल से डेंसिटी कम है लेकिन प्योर मेटल से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। केमिकल प्रॉपर्टी पैरेंट मेटल से सिमिलर है, बराबर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब याद रखें, इतना कुछ हार्ड नहीं। ट्रांजिशन मेटल एलॉय सिखाया तुमको, याद समझा यहाँ पे एलॉय कैसे बनता है। एलॉय में एक लेटाइस रहेगा, बराबर, उसमें जो भी इस पर्टिकुलर स्पेस रहेगा वहां पे कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा एटम आ जाएगा, ऐसा। दो टाइप का एलॉय पढ़ा है तुमको, फेरस और नॉन फेरस का सबसे बेस्ट है। 3 एग्जांपल था, बताओ क्या क्या था। क्रोमियम स्टील, निकल स्टील और स्टेनलेस स्टील। फिर दूसरा मैं तुमको पढ़ाया था वो क्या नीचे, नहीं नाम बताओ नाम, नॉन फेरस एलॉय। एक ही एग्जांपल था, ब्रास क्या, कॉपर और मैं तुमको एक और सिखाया था ब्रोंज, किसका, कॉपर और टिन ना, वो पहले कॉपर और जिंक था जो बताया था। फिर प्रॉपर्टीज पढ़ा, ये सब हाई प्रॉपर्टी जितना भी, मेल्टिंग पॉइंट हाई, लस्चरस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सब कुछ है बरा। उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी में देखा अपन ने यहाँ पे बरा, वैलेंसी बहुत ज्यादा है, कलर रहता है, कॉम्प्लेक्स, ये सब एग्जांपल देखा। डिफरेंस समझा क्या है, याद रखना तुमको क्या है, बराबर है, समझ गया ना पूरा, ठीक है चलो।